14 पेज का है ये लगभग। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से जा गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों की झुंड इकट्ठा हो गई। क्यों होता है ऐसा, सोच कर बताओ। अरे सोच कर बताओ मेरे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। और न जानवर की भी अजीब दुनिया। कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। बताओ इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं? पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? करके देखो और लिखो, ठीक है। तो शिक्षक संकेत क्या है? इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। उनके अनुभवों को शामिल करने की चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास कराना होगा। अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियाँ कैसी चलती हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या अब बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? कुछ नर कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़े मकोड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। तो कैसे पहचान करते हैं? गंध से। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होता है कि तुम कहाँ हो। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्ते की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कैसे पहचाना? तो अब चलते हैं आगे की पेज पर। करके देखो। क्या तुमने अपने घर के लोगों के कपड़े सूंघकर बता सकते हो कि कपड़े किसके हैं? कहीं दो लोगों के कपड़े सूंघकर पहचानो। ऐसा क्यों? आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटा दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक को पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुँह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी को पॉटी करते समय मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटों इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। क्या गंध का अच्छा बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है? तो शिक्षक संकेत सुशीला के उदाहरण से आम परिवारों में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया है। चर्चा करके बच्चों को यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना लें तो वहीं गंध उतना परेशान नहीं करती। कैसे दिखा? किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों को आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं।
तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तुम भी अलग अलग तरीक़ों से देखो। तुम अपनी दाईं आँख बंद करो या हाथ से ढको। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी को एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीके से देखने पर क्या अंतर आया? तो यहाँ शिक्षक संकेत क्या है? पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी। एक आंख बंद करके अपने साथी को एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंखों से देखने के दायरे में अंतर आता है। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर एक बार आंख बंद करके किस स्थिति में उससे पकड़ना आसान लगा। सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। कितने? 4 गुना। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देनी पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? मज़ेदार बात और, जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। कितने तेज हैं कान! तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके हो रहते हैं। लिखो, 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। सोचो, क्या तुम्हें लगता है क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? करके देखो। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले। बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वहीं बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी, अपने साथियों से भी पता करो। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना? एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? जब जैसे चित्र में दिखाया वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है? सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आते मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाज़ों से सचेत हो जाते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। तो डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों को अपनी पूरी भाषा है। लिखो, क्या तुम जानवरों की आवाज़ समझ सकते हो? किस किस की?
क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? आओ खेलें एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी हैं और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर, कितना सोएं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वो ऐसा क्यों करती होंगी। शिक्षक संकेत। पाठ में कुछ जानवरों का उदाहरण दिए गए हैं जिनमें उनकी संवेदनशील ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अन्य और जानवरों को ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने व टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करें। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्लाथ के बारे में। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। स्लाथ का जागना 18 घंटे, 24 घंटे, 6 घंटे। स्लाथ का सोना, ठीक है। अगर स्लाथ के सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वह ऐसी दिखेगी। बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसे दिखेगी? ठीक है। शिक्षक संकेत। कुछ जानवरों के सोने और जागने के समय को 24 घंटे की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि की समझ का भी उपयोग करेंगे। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ की गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर की भांप लेता है। बाघ दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है कि लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? कैसे? क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडे के सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों को गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पता करो भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क कहाँ कहाँ हैं। इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट तैयार करो। हम क्या समझे? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं? वे ऐसा क्यों करते हैं? कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। शिक्षक संकेत। बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारणों, पोचिंग, जंगलों का विनाश, आवाज़ बनाने के लिए जंगलों में आग पर चर्चा करने से बच्चे बॉक्स में दिखाई गई जानकारी को समझ सकेंगे। आओ बनाएं कागज़ का कुत्ता। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है। तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है कहानी सपेरों की। तो आइए पढ़ते हैं। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ।
जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कलबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशननाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। शिक्षक संकेत। किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों के सांपों से जुड़े अनुभवों पर बात करने से किस्सा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे। हम जहाँ भी जाते हमें देखकर लोग की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। फिर हम पिटारी में रखे बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांपों को। नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टीन के डिब्बे में लोगों के कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियाँ हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी यह सब अपने दादी जी से सीखा। मुझे अच्छा लगता कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप चिल्लाता हुआ भाग आता तब मैं ही उसे सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर को नलीबंद करना भी सिखाया। बताओ, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा? क्या तुमने कभी सांप देखा? अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने भी कभी भी सांपों को नहीं मारा, न ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालात में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे। तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी न होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कलबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों को इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। बिन पार्टी के बाजे, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की ज़रूरत है और न ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप न हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। शिक्षण संकेत।
इस किस्से में सपेरों और सांपों के आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया गया है। इसी तरह और समुदायों पर बातचीत करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों का जानवरों के प्रति पूर्ण व्यवहार नहीं होता जैसी आम धारणा है। लिखो, क्या तुमने कभी जानवरों को खेल या नाच होते देखे हैं? सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? कब और कहाँ देखा? किस जानवर का खेल देखा? जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? क्या कोई जानवर परेशान भी कर रहा था? कैसे? वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस तरह के सवाल उठे? मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में हो। अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। आगे चलते हैं। क्या तुम जानते हो, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये हैं नाग, करैत, दुबैया, अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दे दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। सर्वे जानवर पालने वालों की अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियाँ। कौन सा जानवर है? कितने जानवर पाले हैं? क्या जानवरों का रखने की अलग अलग जगह है? उनको देखभाल कौन करता है? वे क्या खाते हैं? क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं? तब पालने वाला क्या करता है? इसी तरह अपने मन से और भी प्रश्न पूछो। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। बताओ एक अनोखी कठपुतली। एक पुरानी जुराब लो, उसे चित्र में दिए तरीके से अपने हाथ में पहन लो। आँखों के लिए 2 बिंदी या बटन चिपकाओ। जीभ पहनाने के लिए लाल कागज़ की पट्टी काटकर चिपकाओ। पट्टी के एक दूसरे सिर पर जीभ के लिए कट लगाओ। लग रहा है ना साफ? हम क्या समझे? सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों